तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। होपफुली सब बच्चे रेडी होंगे स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो आज हम बेसिकली गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ पे बात करेंगे और फिर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या क्वेश्चन के लिए नेसेसरी है और फिर कुछ क्वेश्चंस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ से ही। तो देखें, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैथमेटिकली ये क्या है, सॉरी, मैथमेटिकली ये क्या है इसे समझना जरूरी है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E.dA, E.dA मतलब dA एरिया है, एरिया इंटीग्रल ऑफ फील्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस। ये इंटीग्रल का साइन लगाया और इस पे ये लगाया, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रल। और हम ये जानते हैं कि E.dA ये होता है फ्लक्स। फ्लक्स इज फ्लक्स या इसे फाई कह लें, इज E.dA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, E.dA, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। इस सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस, इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं और क्लोज्ड सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं, सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इट लाइज इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। फील्ड is due to all the charges। लेकिन यहां पे Q जो लिखा वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस होंगे। तो ये इनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस यही राइट हैंड साइड में आएंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो E है ये सारे चार्ज के कारण फील्ड है, चाहे वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस लाई करे चाहे वो आउटसाइड द गॉसियन सरफेस लाई करे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझ आना चाहिए। अब इस पे कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस हम करके ट्राई करेंगे कि इस गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ये बता दूं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए बहुत काम में आता है। बहुत सारे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, इन सब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए गॉस लॉ का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। और भी हम और सारे क्वेश्चन में इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलते हैं कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल की तरफ। ये जैसे एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। फ्लक्स गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक क्लोज सरफेस है और ये क्लोज सरफेस है, तो ये फ्लक्स हमें लिखना चाहिए E.dA। लेकिन क्लोज सरफेस है, इसका मतलब ये इनक्लोज इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होगा। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? इनक्लोज्ड चार्ज में कौन कौन से चार्ज आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे? Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, बहुत सारे चार्जेस है, अप टू Q6 तक है। तो क्या लगता है कि फ्लक्स लिखते समय हमें कौन से चार्ज लिखने चाहिए, यानी फाई इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए? तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, सबका आंसर भी आना चाहिए, है ना। तो
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड में फटाफट आंसर करें। कौन कौन से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ये 6 में से कौन सा Q इनक्लोज्ड के अंदर लिखा जाना चाहिए और कौन सा नहीं लिखा जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि सब लोग अगर ध्यान देके देखें तो ये 1 2 3 ये सब गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो ये सारे चार्ज लिखे जाएंगे सर राइट Q इनक्लोज्ड में, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 कितना है 2 माइनस 3, तो ये हो गया -1 और ये 4, तो -3 माइक्रोकुलम चार्ज आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर होगा फ्लक्स के लिए एक गॉसियन सरफेस के थ्रू। लेकिन यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E.dA में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया गया, अगर इंटीग्रेट करके पता किया जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया जाता ये हमें समझ में आना चाहिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 सबके फील्ड का वेक्टर सम के कारण ये फ्लक्स है, ये हमें ध्यान में रखना। तो यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल पॉइंट ये। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया कि इफ अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a cube, then find flux associated with any one face of the cube. एक चार्ज Q को इसके सेंटर पे रखा गया, तो एक फेस से फ्लक्स कितना होगा Q, क्यूब के एक फेस से फ्लक्स कितना होगा। तो सारे ही फेस से सिमेट्रिकली प्लेस्ड, क्योंकि सेंटर पे है तो वो चार्ज सारे ही फेस से क्या है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इसका मतलब सिमेट्रिकल होने के कारण सारे ही फेस से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। अब सारे फेस से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, इसका मतलब सारे फेस से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब हम ये देखते हैं कि फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना। तो एक साथ सारे फेस ले लें, फ्लक्स ड्यू टू ऑल सरफेस, ये जो 6 फेस क्यूब के हो सकते हैं सबके सब कंसीडर कर लें, तो ये क्लोज्ड शेप बन गया। तो ये E.dA हमने क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में देख लिया, और ये होना चाहिए Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से गॉस लॉ यूज कर लिया, और ये Q इन आ जाएगा Q जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन, तो चार्ज अंदर हमने रखा। इसका मतलब फाई ऑल फेसेस तो आ गया, तो 6 फेस इसके थ्रू फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस से कितना फ्लक्स होगा। तो मैंने बताया सारे फेस से बराबर बराबर है, तो 6 से इतने हैं, तो पाई ड्यू टू 1 फेस, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ पाई ड्यू टू ऑल फेस, और मतलब Q अपॉन 6, मतलब टोटल का 1/6 पोर्शन एक फेस से पास कर रहा होगा, ऐसा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, है ना, सिमेट्री यूज करके हमने ये क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि ए साइड का एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के सिमेट्रिकली सेंटर पॉइंट के ठीक a/2 ऊपर एक चार्ज हमने रख दिया। तो फिर चार्ज रखा कैपिटल Q, चार्ज इसने बोला रख दिया, तो फिर इस फेस के ऊपर, मतलब इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। ऑब्वियसली ये फेस है, तो यहाँ पे चार्ज रखा, तो इस फेस के थ्रू कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा, तो फ्लक्स कितना होगा, है ना। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास करेगा तो कुछ तो फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा ये हमसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्राई करें, तो हमने अभी अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन, इस पे विचार करें और फिर ये क्वेश्चन देखें। तो ये दोनों बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। हम क्या सोच सकते हैं कि एक फेस नीचे बना है,
सिमिलरली एक फेस ऊपर बना लें और फिर चारों साइड में भी एक एक फेस बना दें, तो ये 6 फेस, चारों साइड एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूबॉइड, सॉरी, ये क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब जिसका साइड सबके इक्वल है ना ए, और a/2 ऊपर रखा, यानी वो फिर से कहाँ आ गया? ये चार्ज सेंटर पे ही आ गया। यानी हमने क्या किया, एक फेस तो अपना ये है, एक फेस इसके ऊपर बनाया, एक फेस इधर, इधर, पीछे, आगे, यानी दो ऐसे 4 ऊपर नीचे, तो कितना फेस हो गए? 6 फेस। और ये सब फेस स्क्वायर शेप है, यानी ये स्ट्रक्चर कैसा बना? क्यूब। और इसके सेंटर के a/2 ऊपर है, यानी ऊपर वाले भी सेंटर के a/2 नीचे होगा, दाएं और बाएं से भी a/2 इधर और इधर होगा। इसका मतलब ये चार्ज सेंटर पे आ गया, यानी पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। और पिछले वाला क्वेश्चन हो गया तो आंसर भी पिछले वाला ही होगा। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस इक्वल्स टू 1/6 ऑफ फ्लक्स थ्रू ऑल फेस, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6, ये हमारा आंसर हो। ऐसा वन फेज से इतना फ्लक्स होगा। तो फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन स्क्वायर फेस, है ना, ये आंसर होगा। टोटल का 1/6। तो दोनों बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन थे। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमीस्फेरिकल सरफेस। ये बताऊं, ये एक ऐसा हेमीस्फेयर है और यहां पे एक चार्ज रखा गया, ऐसा क्यू चार्ज यहां रखा गया, क्यू चार्ज वहां रखा गया। ये दोनों ही चार्ज के कारण, दोनों ही चार्ज के कारण इस हेमीस्फेरिकल जो सेल है, हेमीस्फेरिकल, ये हेमीस्फेरिकल सेल है, यानी अंदर से खाली है। ये हॉलो हॉलो स्फेयर जो होता है ना अपने पास, हॉलो स्फेयर, उसको आधा काट दिया गया, तो जो बना ना हेमीस्फेरिकल सेल, तो कुछ ऐसा है। तो ये बोल रहा है कि इसके कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ये हमें बताना है। दो चार्ज है, एक बाहर एक अंदर। अब ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और हमें फ्लक्स बताना है। तो अगर कोई बता सके तो फटाफट ये क्वेश्चन करे। मैं 10-20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमीस्फेरिकल सरफेस, यानी लेकिन वो कर्व्ड हेमीस्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स पता करना है। करे तो ये क्वेश्चन फटाफट सब लोग। आ, कुछ लोग अभी पेज ही सिर्फ पलट रहे हैं, क्वेश्चन करें। तो कितना आना चाहिए? अब मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा, ये चार्ज का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी जा रहा होगा ऐसा, और नीचे भी आ रहा होगा कुछ ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाले, ये वाले, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो स्फेयर से पास हो रहे हैं, पर ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्फेयर से पास नहीं हो रहा है। ठीक आधे अमाउंट में इसके जो इस लाइन से नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, वो सब स्फेयर से पास हो रहा है, और जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है वो कोई स्फेयर से पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम समझे कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज, इस चार्ज से निकलने वाले एग्जैक्टली आधे अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होगा। अगर फिर भी समझ ये बात नहीं आता, हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसको अगर कंप्लीट करें तो अब स्फीयर कंप्लीट हो गया। तो फ्लक्स ड्यू टू फुल स्फीयर कितना आता?
तो फ्लक्स फुल फेयर कितना आता, ये लिखते इनक्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ये लिखते क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फ्लक्स हेमी स्फेयर आधे स्फेयर के लिए कितना होता, तो ठीक इसका आधा, यानी 2 अपॉन, ये आंसर होता 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेमी स्फेयर के लिए इसका आधा होता ना, तो इसका हाफ कर देते Q/एप्सिलॉन नॉट। अब 2-3 क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है इस क्वेश्चन को देख के। पहली बात तो ये कि इसी हेमी पूरे स्फेयर में इसके कारण फ्लक्स है Q/एप्सिलॉन नॉट, आधे के लिए हो गया, ठीक आधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो Q/एप्सिलॉन नॉट और इसका आधा कर दिया भाई, ये तो सही है। इस चार्ज के कारण क्यों नहीं फ्लक्स आ रहा, ये क्वेश्चन है। अब वो बात समझते हैं, तो ध्यान दें, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, कुछ तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसको क्रॉस ही नहीं किया। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे जो यूं जाएंगे। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गया, उसे बाहर भी आना पड़ रहा है कहीं ना कहीं से। जो अंदर इससे पास हुआ, उसे बाहर भी आना पड़ रहा है। इसका और जो इसके अंदर गया ही नहीं, वो बाहर भी नहीं है ना, तो इसके कारण कोई फ्लक्स है नहीं। इसके कारण जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना आउटवर्ड है ना, मतलब जितने फील्ड लाइंस इस हेमिस्फेयर के में एंटर किए उतने ही बाहर आए। इसका मतलब इसलिए इसका नेट फ्लक्स हो जा रहा है 0। और फिर इसके ऊपर, तो फिर इसके अंदर गया नहीं, वो बाहर आया नहीं, इस फील्ड लाइन से कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यहां से निकलने वाले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हेमिस्फेयर को इंटर कर रहे हैं, उतने ही लीव कर रहे हैं। इसलिए इसका इस पे फ्लक्स 0 है इस केस में। लेकिन ये इसके आधे फील्ड लाइंस इसमें इंटर कर रहे हैं, और आधे फील्ड लाइंस ना, ये 2 बार सरफेस को क्रॉस किया, लेकिन इसका एक ही बार सरफेस क्रॉस, ये अंतर है ना। तो इसलिए हम समझे कि इसका ये फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसका नेट फ्लक्स 0 हो जा रहा है, जितने इंटर कर रहे हैं उतने ही लीव कर रहे हैं। ये बात होपफुली सबको समझ आया होगा। सॉरी, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये HC वर्मा बुक का क्वेश्चन है, कुछ मिलता जुलता ऑप्शंस गिवन है ना, मॉडिफाई ऑप्शंस बना दिए गए। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे चार्ज Q रखा, सिलिंड्रिकल वेसल है, और वेसल के ठीक ये ओपनिंग पे ऊपर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल वेसल है, तो बताना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल क्या होगा। अब पिछले क्वेश्चन में अगर हमने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, समझ में समझने का कोशिश किया, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फटाफट ये करके हमें आंसर बताएंगे, सब लोग ही ट्राई करेंगे, सबका ही आंसर आना चाहिए। 20 सेकेंड क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन ही अगर हमारे एग्जाम में आए तो हमारा समय बचाते हैं, ताकि 2-4 जो मुश्किल क्वेश्चन आए उस पे हम ज्यादा समय देके कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम फटाफट कर दे, है ना, 1 मिनट का भी समय नहीं होना चाहिए, ये 20 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। फटाफट करो तो ये काम। तो ये क्वेश्चन ट्राई करें। देखें, ये क्वेश्चन में जैसा कि हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे, कुछ यहाँ से निकलेंगे, कुछ यहाँ से निकलेंगे, ऐसा। ऊपर जाएंगे। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये लाइन एक बनाऊं, इमेजिनरी लाइन ऐसा, तो इसके ऊपर जो फील्ड लाइन है वो इसके बाहर से जा रहे हैं, वो एंटर नहीं कर रहे सरफेस में, सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो इसके नीचे जा रहे हैं, वो सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक आधे ऊपर फील्ड लाइंस जा रहे होंगे सिमेट्री से और आधे नीचे जा रहे होंगे। तो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो सरफेस को इंटरसेक्ट करके बाहर आ रहा है, पर जो ऊपर जा रहा है वो सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। टोटल जो फ्लक्स हो सकता था, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने सरफेस से निकलते, उसका ठीक आधा इस सरफेस से निकल रहा है। ठीक आधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से निकल रहे हैं। इसका मतलब टोटल फ्लक्स का आधा फ्लक्स होता। और टोटल फ्लक्स कितना होता है? टोटल फ्लक्स हम देखें तो जैसे ये क्यू चार्ज यहां रख दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, या स्मॉल क्यू कह लें, तो फाई फुल टोटल कितना होता, तो ये ई डॉट डी ए लिखते, और ये होता क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो किधर भी जाए इस स्फीयर से ही निकलना पड़ेगा। तो ये टोटल है, और इसका ठीक आधा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है, तो इसका आधा वो सरफेस का है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फाई थ्रू हाफ सिलेंडर, है ना, या सिलिंड्रिकल वेसल लिख ले क्वेश्चन में जो है। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है उसका ठीक आधा आंसर आने वाला है। कारण बताया, क्योंकि ठीक आधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास कर रहे हैं, इसलिए Q अपॉन 2 नॉट ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, होपफुली ये सबने समझ लिया होगा। अब आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? तो हम सबको पता होगा कि हमने 11th क्लास में जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा उसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को भी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन किया था तो बताया था change in potential energy is defined as negative of work done by internal conservative force, negative of work done by internal conservative force। अच्छा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो ही है उसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो सकता है। जैसे 11th क्लास में ही पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स था तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हुआ करता था। जैसे हमने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स, उसके लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह लें ये डिफाइंड होता है। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। बल्कि यूं कह लें कि सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, मतलब जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है या सेंटर से दूर, ये सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये सारे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होना चाहिए और डिफाइंड है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन लिख दे तो चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, है ना। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसी को लिख देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
अब यहां हो क्या रहा है, अब जैसे दो चार्ज की बात करें, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल तो तभी होगा ना जब एक पूरा सिस्टम हो, सिस्टम का इंटरनल। मान ले एक चार्ज हमारा है ये और एक चार्ज है ये और कुछ ऐसा। अब ये हमने फिक्स रखा और इसे मूव किया स्लोली, स्लोली मूव किया, इसका मतलब इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी कूलम फोर्स जो होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होगा, इसलिए दोनों के वर्क डन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये बात समझ में आ गया। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इसके कारण इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका वर्क डन, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे ही, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। फोर्स डॉट डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। आर इनिशियल से आर फाइनल इंटीग्रेशन कर दिया जाए, बात बन जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, या यहीं पे लिख लें, यानी के क्यू क्यू कांस्टेंट है बाहर कर ले, इंटीग्रेशन करेंगे 1/r फाइनल माइनस 1/r इन, ऐसा। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी डिफरेंस के लिए कहीं भी हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये जब दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे है तब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, लेट एज आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यू इनिशियल ये जीरो था, तो आर एफ यानी फाइनल आर को ये मैं आर बोल दूं तो यू फाइनल जो हो जाएगा ये से यू एज ए फंक्शन ऑफ आर लिख, यानी हमने ऐसा एज्यूम अगर किया, रेफरेंस पॉइंट लिया कि दो चार्ज के बीच सेपरेशन इन्फिनिटी है, तब उसके बीच पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हम लिख सकते हैं देन इसी में यू इनिशियल जीरो हो गया, यू फाइनल अपना यू एज ए फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा, और ये कितना बनेगा के क्यू क्यू अपॉन आर, आर फाइनल को हमने आर लिख दिया। अब ये जो है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज व्हिच इज केप्ट एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, यानी ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज q and small q when they are r distance apart, जब वो r distance, अब ये बहुत काम का चीज है ये चीज, यानी दो चार्ज के बीच r डिस्टेंस हो तो वो दो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का कुछ इतना। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टू चार्ज टू ए डिस्टेंस आर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही है जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और चेंज इन पोटेंशियल भी यही है क्योंकि इनिशियल जीरो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज फाइनल दैट इज दिस। तो दो चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे है तो ये दो चार्ज आर डिस्टेंस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर है, और इतना ही यानी के क्यू वन अपॉन क्यू
के Q1 Q2 अपॉन आर, इतना ही वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा दो चार्जों को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के। ये दोनों बातें क्लियर हो। अब हम चलते हैं इस पे बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा ये एक क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में तीन चार्जेस हैं, अभी हम दो के लिए हमने पढ़ा, तीन चार्जेस हैं तो कितने पेयर बनेंगे, थ्री, दो दो चार्जेस के तीन पेयर बनेंगे, ये और ये। तो इसे मैं बताऊं, ये हो जाएगा जैसे दो चार्जेस के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा इन दोनों के बीच लिखूं तो के Q1 Q2 ये चार्ज है अपॉन डिस्टेंस कितना है R12, जो भी डिस्टेंस है वो लिख देंगे, प्लस ये दोनों हम ले लें तो ये आ जाएगा के Q2 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 लिखा हुआ है, प्लस के ये दोनों पेयर्स ले लें तो Q1 Q3 अपॉन R13, तीनों पेयर्स लिख दिए, ये आंसर होगा। लेकिन कई बार पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा भी नहीं, वो बड़े आसानी से ये पूछ लेगा डायरेक्टली, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब तीनों चार्ज पहले इन्फिनिटी पे थे, तीनों चार्ज को इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ रहा होगा। अब ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे तो कई बार हो सकता है कि दिमाग में ना आए कि हम कैसे करें, लेकिन ध्यान रहे हमें ज्यादा इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और वही इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल पोटेंशियल है। यानी यही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने यहाँ डेफिनेशन में भी देखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। और ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हमने यू इनिशियल यानी जब वो इन्फिनिटी पे था तब हमने उसे जीरो बोल दिया था, तो यू फाइनल ही हमारा यू ऑफ सिस्टम में इधर लिखा है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। तो कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस अगर बढ़ा दें तो एक और क्वेश्चन बनेगा जिसे हम सॉल्व करना चाहेंगे। अब यहाँ ए साइड वाला एक क्यूब है हमारे पास, इसके कितने, चार और चार नीचे 8 वर्टेक्स हैं, सब पे एक एक चार्ज रखा है। अब कितना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होगा ये बताना है। तो अब ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मैं चाहता हूं सब लोग कॉमन सेंस लगा के कितने पेयर बनेंगे, हर पेयर के कितने पोटेंशियल एनर्जी होंगे ये लिखें। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है, हम सब इसे विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। तो करें तो ये काम। सब लोगों के आंसर आने चाहिए। चले देखें, मैं बताऊं, सबसे पहले तो ये देखें, कुछ चार्जेस जैसे ये और ये है ना, आवाज आ रही है ना, कुछ चार्जेस ये और ये ए डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों भी ए डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों भी ए डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों भी। कितने हो गए, ऐसे चार पेयर हो गए, 5 6 7 8, 8 पेयर हो गए, 9 10 11 12, ऐसे 12 पेयर है। जितने साइड उतने पेयर है। ये सब चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। तो एक पेयर के लिए फील्ड लिखता, एक पेयर के सॉरी एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखता, तो क्या लिखता, के Q1 Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर अपॉन ए,
ऐसे ऐसे कितने हैं, ऐसे ऐसे हैं 12 पेयर्स। तो ये लिखा इंटू 12 प्लस। अब हम देखें कुछ चार्ज जो फेस के अपोजिट डायगोनल पे है, ये जैसे ये ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये है जैसे आ, ये फेस का ले लूं, ये और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। इसके लिए के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a होगा, लेकिन मैं चाहता हूं पता लगाओ ऐसे कितने सारे पेयर्स हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें, ऐसे 12 से मल्टीप्लाई किया ना वैसे ही। फटाफट ये काम करें तो नंबर ऑफ पेयर्स फटाफट गिने। सब लोग ही करेंगे। तो ये देखें किसी भी फेस के लिए, जैसे ये फेस एक और दो पेयर है, जैसे ये फेस एक और दो पेयर है, हर फेस में ऐसे ऐसे कितने हैं, दो हैं। किसी भी फेस के लिए दो पेयर हैं, और इसमें कितने ऐसे फेस हैं, तो इसमें फेस हैं चार चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे, कितने फेस हैं 6 फेस, और हर फेस में ऐसे दो पेयर हैं, तो कितने पेयर हो गए 12। इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 प्लस। और पेयर है क्या, हाँ बिल्कुल अपोजिट, क्यूब के अपोजिट डायगोनल, यानी एक लोअर फेस के नीचे वाला और एक अपर फेस के इधर वाला, है ना, ये ये भी होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना √3a। क्यूब अपोजिट, ये जो डायगोनल सबसे बड़ा डायगोनल क्यूब में है वो √3a हो जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर जो है √3a, और ऐसे कितने पेयर्स होंगे, तो ऐसे 4 पेयर्स होंगे, एक इधर का ऊपर इधर का नीचे, उधर का ऊपर इधर का नीचे, है ना। तो और दो कौन से होंगे, तो मतलब ऐसा है ना कि ऊपर के 4 कॉर्नर है ना, चारों से नीचे के 4 कॉर्नर को कनेक्ट कर लें, तो ऐसे 4 पेयर्स होंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अब हम देखते कि एक और क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गिवन सिस्टम। ये है फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल ये है v0 से चल रहा है, और ये एक चार्ज पार्टिकल है q का ही है, मास m है, दोनों का मास भी गिवन है, लेकिन ये फ्री टू मूव है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। तो फिर बोल रहा है कि इनिशियली दे आर वेरी लार्ज डिस्टेंस, दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, सबसे नजदीक कितने डिस्टेंस पे आ सकते हैं, ये हमें बताना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सबसे पास जब आएंगे तो वो डिस्टेंस कितना होगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे यूज करें, तो मैं बताऊं कब ये सबसे ज्यादा पास आएंगे, पहले इस पे सोचें। तो ये क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि पहले मैं 10-15 सेकंड दूंगा कि ये क्वेश्चन पढ़ के सोचे कि ये कैसे ट्राई कर सकते हैं, क्या इक्वेशन से लिखे जा सकते हैं, इसको अप्रोच कैसे करें। तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। तो फटाफट इसके अप्रोच एक बार खुद से सोचने की कोशिश करें तो ये काम
तो ध्यान दें, जैसे ये चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अभी वो रुकी हुई है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसकी वेलोसिटी कम है। तो जिसकी वेलोसिटी कम है ना, ये चल रहा है तो ये इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा, ये इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा और ये दूर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये दूर जाना स्टार्ट करेगा। अभी जब ये तेज चल रहा है, ये स्लो है, तो फिर अल्टीमेटली ये पास ही आ रहे हैं दोनों। तो अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये फास्ट है। ध्यान से सुनेंगे ये बात, ये लॉजिक कई बार काम आता है कई सारे क्वेश्चन में। ये तेज चल रहा हो जो पीछे है, ये स्लो चल रहा हो, इसका मतलब ये दोनों पास ही आ रहे हैं, क्योंकि इसके अगले ही मोमेंट में और पास आ जाएंगे। तो ये अभी जो दोनों के बीच डिस्टेंस है, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके अगले ही सेकंड ये दोनों और ज्यादा क्लोज होंगे। तो जब ये वेलोसिटी ज्यादा और ये वेलोसिटी कम है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है। अगली बात, जब ये छोटा वेलोसिटी हो और दूसरे का जो आगे है इसकी बड़ी वेलोसिटी हो, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी ज्यादा वेलोसिटी। तब भी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि दूर जा रहे हैं। जाने के कारण अगले ही सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस पे हो। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्यों नहीं है? तो इसके ठीक एक सेकंड पहले ये और पास होंगे, तभी तो दूर गए हैं, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं। तो एक सेकंड पहले और पास होंगे, हो सकता है वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब हमने ये देखा कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो भी क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि कुछ मोमेंट बाद अप्रोच और क्लोज आने वाली है, क्योंकि ये पास आ रहे हैं। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो भी क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि कुछ मोमेंट पहले और क्लोज थे। नहीं, तो इन दोनों में से कोई क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है। तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, या तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, या दोनों की बराबर हो। ना यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच था, ना यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच था। कब क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ? जब दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तब क्लोजेस्ट अप्रोच होंगे जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो डिस्टेंस ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स is minimum when they are moving with same velocity। तब ये क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। ये लॉजिक के साथ हमें समझ। अब इसके आगे अगला स्टेप देख, ये फ्री टू मूव है। हम जानते हैं सिस्टम पे F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम है 0। एक चार्ज दूसरे चार्जेस पे तो इंटरेक्शन फोर्स लगा रहा है, पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट और प्लस ये 0 है इक्वल्स टू इसका मोमेंटम m इंटू वी प्लस इसका मोमेंटम m इंटू। हमने माना कि दोनों बाद में v और v वेलोसिटी से चल पड़ेंगे, क्योंकि दोनों को क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए सेम वेलोसिटी से चलना है ना। तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम कर दी। इसका मतलब v कितना आ जाएगा? v नॉट अपॉन 2, यानी बाद में दोनों बराबर बराबर यानी आधी आधी वेलोसिटी से चल पड़ेंगे, ताकि मोमेंटम सेम रहे। यहां तक समझ लेने के बाद
अब क्या सिचुएशन आ गया, एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये Q है, ये मास M है, ये v0/2 स्पीड से चल रहा है, ये Q है, ये मास M है, और ये भी v0/2 स्पीड से चल रहा है, और ये है R, दोनों के बीच का, यही हमें पता करना है, ये है R मिनिमम। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का सोचें, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमने कंजर्व किया, क्यों? क्योंकि एक ही तरह का एक ही तरह का क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन किया तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 था, क्यों? क्योंकि इनिशियली बोल रहा है कि ये बहुत ही डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस पे थे, हाँ, तो इनिशियली दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसलिए 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर, एक ही चल रहा था, उसका काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, k q इंटू क्यू अपॉन r, जो r हमें पता कर, और प्लस हाफ m इंटू v0/2 का स्क्वायर, और ऐसे एक और पार्टिकल है इसलिए इंटू 2 कर, इसका मतलब ये आ गया हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन r प्लस ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन गया m v0 स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना बन गया, m v0 स्क्वायर अपॉन, इसका मतलब अगर इसे इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी m v0 स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन r, यानी r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, यहां से हम आंसर लिख दें यहां पे, r इज k q स्क्वायर, और यहां 4 आ जाएगा अपॉन m नॉट, कुछ ऐसा हम आंसर बताएंगे। होपफुली ये सबके समझ में आया होगा, अगर किसी को डाउट है तो ये पूछ सकते हैं ना, लेकिन ये किसी को अगर मैं एक बार रिपीट भी कर दूं, समराइज कर देता हूं, है ना, इस सॉल्यूशन को। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया तो ये हमें दोनों का वेलोसिटी आ गया, और ये देखा कि क्लोजेस्ट अप्रोच होने के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसलिए दोनों का v और v लिखा था। फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किया, है ना, ये देखे क्या चल रहा है ये भाई, मुझे लगता है ये अब क्लियर है। इसके बाद हमने अभी तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब हम देखें, तो इलेक्ट्रिक होपफुली सब डेफिनेशन तो जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया, दैट वर्क इज
दैट वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज को लाया था, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाए तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वही Q चार्ज यूनिट चार्ज कर दें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point slowly is electric potential, है ना। तो कुछ ऐसा ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकली इसको लिखा जाए तो ये है डेल्टा V इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब V एज ए फंक्शन ऑफ R इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, क्योंकि एक क्यू कैंसल आउट हो ऐसा। ये यूनिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है Q तो यहां से R डिस्टेंस पे, यहां से R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बोलता कि V एज ए फंक्शन ऑफ R बताओ, तो हम बताते हैं के क्यू अपॉन। ये हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये याद रहना, ठीक है। अब ये चार्ज पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव में आता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव में आता, कुछ के क्यू अपॉन आर। यहाँ दूसरा चार्ज रख दे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसका के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी अलग, पोटेंशियल अलग, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेस पोटेंशियल। ऐसा यूनिट ऑब्वियसली वोल्ट में मेजर करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सब तो बात हमने समझा है, पहले भी जाना है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब टर्म में कॉन्फिडेंट होने के लिए हम इसका रिलेशन समझेंगे और इसको कैसे डील करते हैं वो देखेंगे। तो सब लोग फिर से एकदम रेडी होंगे इस पोर्शन को समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि इस मामले में फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सेंट्रॉइड। तो एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल या सेंट्रॉइड कह लें, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तीन चार्जेस हैं, तीनों वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो तीनों का सीधे सीधे तीनों का बराबर ही होगा ना, तो एक के कारण लिखें जो हमने कि क्यू अपॉन आर बताया इस फॉर्मूले से, और फिर इसका तीनों का सीधे सीधे सिंपल सम कर दे तो आंसर आ जाए। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हुआ ना, तो ये करें। इसके लिए क्या करना होगा, तो ये आर हमें बताना होगा, है ना। तो ये आर कैसे बताएंगे, ये हम जानते हैं, ये ए है ना और ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ए साइन 60, है ना। इसका मतलब √3a/, और हम ये जानते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, इसको 2:1 में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, तो ये इसके ट्वाइस हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा π3 ऑफ पूरा लेंथ, यानी √3a/2। इसका मतलब ये कितना हो गया, a/√, यानी हमारा r आ गया कितना, a/, ये है r, ये इतना लेंथ कितना है, ये है r। तो यहां हमें समझ आ गया r। इसका मतलब एक चार्ज के कारण v लिखते पोटेंशियल, वो कितना आता के क्यू अपॉन आर, और तीन चार्ज के कारण ऐसे लिखते तो ट्राइस कर देते। इसका मतलब v आया 3k/Q अपॉन आर, कितना है, ये है a/√3, यानी 3√3k/Q अपॉन a, ये हमारा आंसर होना चाहिए कि नहीं। तो ये चीज सबको पता होना चाहिए, 3:2 रेशियो में डिवाइड करता है, सॉरी 3:2 बोला, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो छोटे वाले का है, ये बड़ा वाला ट्वाइस 2 टाइम्स होता है ना। तो 1 पार्ट ये 2 पार्ट ये, तो टोटल को 3 में डिवाइड कर दें तो इसका ट्वाइस है, तो 2/3 है ना। ये जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, हम लोग भी इसे
ध्यान में रखेंगे और फिर हम आगे सॉल्व। तो यहां तक समझ आ गया। इसके बाद अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी की बात कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा काम का चीज है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना। ध्यान दें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू लिखूं तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है, ऐसा कुछ जो हम 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल चेंज को देखूं, ये है डी यू या डी यू इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। तो वर्क डन बाय, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, और इसे ही हम चार्ज से डिवाइड कर लें तो डी यू अपॉन चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। कॉन्सेप्ट समझने की बात है। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, तो हमने ये बताया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल, है ना। तो डी यू इसको चार्ज से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, डी वी इक्वल्स टू माइनस, यानी डी यू अपॉन चार्ज इज डी वी। हाँ, और एफ अपॉन चार्ज इज ई, ये भी कभी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। ये दो चीजें अगर हम यूज कर लें तो एफ को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, ई डॉट ई आर। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है ये इतने ज्यादा काम का है कि बताया नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये रिलेशन अब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन है। हो सकता है कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले, और कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी। तो हर तरीके का सिचुएशन हमें डील करना आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे उसको ध्यान देते हैं। ये रिलेशन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो अगर इसे इंटीग्रेट करें तो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस, डॉट प्रोडक्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सारे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को आर वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा ही करते हैं। वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को यानी ई एक्स डी एक्स इंटीग्रल, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का इनिशियल से एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल तक प्लस। तो यहाँ पे पहले ही माइनस है तो माइनस ई वाई डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, माइनस ई जेड डी जेड इंटीग्रल, जेड इनिशियल से जेड कोऑर्डिनेट का। ये हम तब यूज करेंगे जब क्या गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना, ये तब यूज करेंगे। ये मैं लिख भी देता हूं, ये कब यूज करेंगे, टू फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। ठीक है, अब तब क्या करेंगे, जब इसके ठीक उल्टा, यानी फील्ड पता करना हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन।
तो फिर हम ये करेंगे, डी आर को इधर लाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट मिलने चाहिए। तो हम ऐसे में मैथमेटिक्स कहता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ई वेक्टर इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिले, माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड ए कैप। अब ये हमें समझ आना चाहिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आना। कैसे करते हैं वो सब अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये दोनों पॉइंट कि फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करें ये चीज, और पोटेंशियल गिवन हो तो फील्ड कैसे पता करें, इसके तीनों कंपोनेंट्स कैसे पता करें, ये दोनों ही चीज बड़े काम का है। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कब पूछा गया है ये भी मैं दिखाऊंगा, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये तो हम करेंगे ही सही। तो इसको यूटिलाइज कैसे करें क्वेश्चन में, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं ना। एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, तो ए और बी दो पॉइंट है, तो हमें डेल्टा वी यानी वी वी माइनस वी ए ये पता करना है। तो फील्ड बता दिया है ना, तो डेल्टा वी हमने अभी अभी बात किया था, थोड़ा सा हिंट भी दे दूं, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, माइनस ई वाई डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल करें, जेड की बात नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये पुट करें, वो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल वाई इनिशियल वाई फाइनल सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें एक बार पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या कर पाते हैं। 30 सेकेंड का टाइम दिया और सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश, फटाफट ये काम करें तो। तो इसे कैसे करेंगे, माइनस ई एक्स क्या है, ई एक्स है 2 डी एक्स को बाहर ले लिया, एक्स इनिशियल वी वी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल, ए है इनिशियल और ये बी है फाइनल। एक्स इनिशियल कितना हो गया 1, एक्स फाइनल कितना हो गया 2, माइनस ई वाई कितना है 3 डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, वाई इनिशियल है 1 वाई फाइनल है 2, इंटीग्रेशन कर दें, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2 एक्स यानी 2 माइनस 1 माइनस 3, ये आ जाएगा 2 माइनस, तो ये माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 वोल्ट, ये हमारा आंसर है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्या सब लोग ही समझ गए इस बात को? नेक्स्ट, तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये है इसमें ऑप्शन भी गिवन है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है ये हम करेंगे इस क्वेश्चन। हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? ध्यान दें, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करें डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, अब हम जो चल रहे हैं
वो बोल रहा है along फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही चल रहा है, यानी हमारा डी आर फील्ड के डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स है कितना? 3000 न्यूटन बोल रहा है, अपॉन चार्ज 3, तो ये 100 न्यूटन पर कूलम ऐसा है। सॉरी 100 बोल रहा है, 1000, तो माइनस ऑफ 1000 इनटू कितना ये डिस्टेंस चला? 1 सेंटीमीटर, 1/100 यानी -10। ये आ जाना चाहिए -10, यानी लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात बोल रहा है, तो हम ए ऑप्शन यहां टिक कर देंगे। कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं आना चाहिए मुझे लगता है ना। ये भी आसान था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जैसे ये है इन अ सर्टेन रीजन, अब ये वी बता दिया हमें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड तो तभी बता पाएंगे ना जब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट बता। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसके सिमिलर क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी, ये पूछा गया भी है ना। ये क्वेश्चन अभी ट्राई करोगे। ध्यान दें, ई बताया था माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यानी के इंटू इस पूरे चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ x को वेरिएबल मानते हुए, y और z को कांस्टेंट मानते हुए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंसेस है। y और z को कांस्टेंट ले लें तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें इन्हीं का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई, के तो है ही सही, इनटू इसी का डिफरेंशिएशन करना है, ये आ जाएगा -2 जे कैप माइनस के इंटू जेड के रिस्पेक्ट में करना है, के तो है ही सही, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z के कैप। आगे इसका मतलब ई वेक्टर जो है वो आ जाएगा -4 के एक्स आई कैप प्लस 2 के वाई जे कैप -2 के जेड के कैप। इसका मतलब माइनस ऐसे कर लें, 1,1,1 में पूछा गया, इसका मतलब आई जे मतलब एक्स वाई और जेड तीनों क्या है? 1,1,1 है। 1 पुट कर दें तो -4 एट, पहले लिख भी दूं, एट 1,1,1 ई कितना आ जाएगा? -4 के आई कैप, के भी कॉमन कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा -4 आई कैप +2 जे कैप -2 कैप। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 16 + 4 + 4 24 है ना। तो के रूट में आ जाएगा 24, तो के रूट 6 है ना, ये आ जाएगा। तो ये बी अपना आंसर, बहुत ही आसान था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, ये कोऑर्डिनेट हमने पुट किया, आंसर तक पहुंच गए। मैं बता रहा था कि ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना। तो ये देखें कि क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये
है ना। इन ए रीजन, बहुत पहले पूछा गया था, जरूरी नहीं है कि अब ना पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं ना, क्योंकि नीट का लेवल तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है यहाँ, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। तो फिर 1,1,1 पे तो ये कॉलम का है, उस पर कितना फोर्स लगा, तो फील्ड अगर पता कर लिया हमने तो फील्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसे अब कैसे करें, तो फिर से हम यही करेंगे कि फील्ड E इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, यानी E आ जाएगा अपना माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 6, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया -8y आई कैप माइनस y के रेस्पेक्ट में, इसे डिफरेंशिएट किया तो 0, इसे डिफरेंशिएट किया तो -8x, इसे डिफरेंशिएट किया तो -8 और इसे डिफरेंशिएट किया तो +6z जे कैप माइनस के रेस्पेक्ट में, इन तीनों में है ही नहीं है ना z, तो 0 सिर्फ इसी में है तो 6y आ जाएगा। तो एट 1,1,1 ई कितना आ जाएगा, तो अब एक्स वाई जेड हर जगह 1 पुट कर दें, ये आ जाएगा 6 - 8 तो -2, ये 2 आई कैप आ गया, 8 - 8 8 -16 + 6 तो -10, तो ये +10 जे कैप, और के कैप में क्या लिखूं -6 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ई √√ का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 140 है ना, 140 रूट में कितना आ जाएगा, तो ये देख लें और 4 से इसे डिवाइड करें तो जब 12 35, यानी इसे लिख सकते हैं 2√35 है ना, 4 से डिवाइड करें 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम है। तो फोर्स कितना आ जाता, फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2√35 यानी 4√35 4√35 न्यूटन, ये हमारा फोर्थ आंसर ऑप्शन में। तो आज का क्लास फिर यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम इसके आगे लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उसे देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे करें ये। थैंक यू।